हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है के ना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ दैनिक राशि फल के बारे में। आज जो है देवी और सज्जनों, मैं आपको बताने वाला हूँ 7, 8 और 9, 7, 8 और 9 मई तक का आपका इन 3 दिनों का राशि फल क्या कहता है। क्योंकि हमारा जो ये राशिफल है वो चंद्रमा के गोचर के आधार पर में है और चंद्रमा 7, 8 और 9 तारीख को कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। इसका क्या असर पड़ेगा आपके ऊपर में, क्या मेष से लेकर के मीन तक के राशि वालों पर में असर पड़ेगा। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, 12 के 12 राशि का राशिफल बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाने वाला हूँ। मेरा नाम राजा मिश्रा है। आइए इसको सही तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, 7, 8 और 9 तारीख को चंद्रमा जो है सो आपके कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। और बात की जाए शुभ मुहूर्त की, 7, 8 और 9 को शुभ मुहूर्त की, तो 7 तारीख को जो है सो अभिजीत मुहूर्त, जो शुभ मुहूर्त है वो 11:17 से 12:10 PM के बीच में है। 11:17 AM से 12:10 PM के बीच में। 8 तारीख का भी वही हाल है और 9 तारीख का भी वही हाल है, यानी कि 11:17 से 12:10 के बीच में सुबह सुबह या दोपहर के टाइम में कहूँ तो 11:17 AM से 12:10 PM के बीच में आप निश्चित तौर पर में अगर कोई शुभ काम करना चाहते हैं तो उसको करें। इसमें किसी पर्सनल राशि का ख्याल नहीं है, कोई भी राशि के लोग कर सकते हैं इसमें। आइए अब मैं चर्चा मेष से आरंभ करता हूं कि मेष राशि वालों का समय पहले 7, 8, 9 को कैसा रहेगा, फिर वृषभ राशि, फिर मिथुन राशि, फिर कर्क राशि, ऐसे ही एक एक करके हम मीन राशि तक पहुंचेंगे। मेष राशि वालों के लिए 7, 8 और 9 तारीख को चंद्रदेव यहां पर में रहेंगे कुंडली के चौथे भाव में। यहां पर में चंद्रदेव रहेंगे 7, 8 और 9 को। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर में, उसको समझने का प्रयास करें। महर्षि कहते हैं कि मेष राशि वालों के लिए गोचर कुंडली से चौथे भाव में अगर चंद्रमा आ जाए तब उस व्यक्ति को मानसिक तथा शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। यानी कि 7, 8 और 9 तारीख को मेष राशि वालों को मानसिक रूप से परेशानी आएगी और शारीरिक रूप से भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। घरेलू झगड़ों के कारण सुखों में कमी आ सकती है। घर में कुछ विवाद हो सकता है, कुछ टेंशन हो सकता है, जिसके कारण से सुख में कमी का योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं आगे, और जमीन जायदाद संबंधित अनेक प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। जमीन से संबंधित भी कुछ टेंशन हो सकता है, जायदाद से संबंधित भी कुछ टेंशन हो सकता है, और इसके अलावा इसमें इन्होंने शब्द लगा दिए अनेक प्रकार में से कुछ भी समस्या आपके साथ 7, 8 और 9 तारीख को उत्पन्न हो सकता है। बड़ा संभल करके चलने की मेष राशि वालों को 7, 8 और 9 तारीख को आवश्यकता है। देवी और सज्जनों, और मैं आपको बता दूं कि अच्छी सुख की सामग्री इस समय में महर्षि कह रहे हैं कि आपको मिलना थोड़ा मुश्किल है। आगे कहते हैं कि यात्रा में असुविधा होती है। यात्रा में असुविधा होती है, अगर कहीं जाने की कोशिश करेंगे तो वहां पर में आपको सुविधा कम मिलेगी। लोग परेशान करेंगे, पत्नी सुख में भी अड़चन का सामना करना पड़ सकता है। मान की भी, सम्मान की भी
हानि होने की संभावना महर्षि मेष राशि वालों के लिए 7, 8 और 9 तारीख को बता रहे हैं। देवी और सज्जनों, इसको मैं आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं तो आप समझें। ये जो चौथा भाव है, जो हमारे पुराने व्यूअर हैं, जो मेरी वीडियो को लंबे समय से देख रहे हैं, वो तो जानते हैं, लेकिन जो नए लोग हैं उन सबको मुझे एक एक करके बताना पड़ेगा कि ये जो चौथा भाव है आपके सुख का होता है। और मेष राशि वालों के लिए चौथे भाव में चंद्रदेव के बैठने के कारण सुख में कमी का योग बनेगा। इस समय में आपका, इन 3 दिनों में आपको ऐसा एहसास होगा कि सुख में कुछ कमी आ गई है, शांति में कुछ कमी आ गई है। ये जो चौथा भाव है देवी और सज्जनों, सुख के साथ साथ आपके माँ का भी होता है, माता का। लेकिन इस समय में हो सकता है माता से भी मनमुटाव हो जाए, माता से भी कुछ जो है सो कहा सुनी हो जाए, जिसके कारण से भी आपको तकलीफ का अथवा आपके माता को तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। ये जो चौथा भाव है देवी और सज्जनों, आपके भवन का भी होता है, यानी कि आपके मकान का भाव होता है ये। और इस समय में अगर आप मकान से संबंधित किसी प्रकार का निर्णय लेने की सोच रहे हैं तो जरा ठहर जाएं। 7, 8 और 9 तारीख इस मामले के लिए आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इस मामले में अगर आप इस समय में निर्णय लेंगे तो हो सकता है कुछ टेंशन, तनाव, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए। इसलिए मकान का निर्णय लेने से पहले कुछ ठहर जाएं। यानी कि मकान के सुख में भी कुछ कमी का योग है, इसलिए एक एक पग सोच समझ कर उठाएं। मामला थोड़ा सा भी अगर गंभीर दिखाई दे, पग पीछे खींच लें, चले आए, लौट आए। ये जो चौथा भाव है देवी और सज्जनों, मकान के साथ साथ आपके जमीन का भी होता है। मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव के यहाँ पर में बैठने के कारण जमीन से संबंधित भी किसी प्रकार का विवाद का आपको सामना करना पड़ सकता है। जमीन से संबंधित भी कुछ टेंशन, तनाव सामने आ सकती है। जमीन से संबंधित भी कुछ परेशानी सामने आ सकती है। जमीन से संबंधित होने वाले फायदे में भी कुछ अड़चन का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको जरा संभल करके कदम उठाने की आवश्यकता है। मेष राशि वाले, ये जो भाव होता है सिर्फ आपके जमीन का ही नहीं, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ का भी होता है, जिसके कारण से इस समय में आपको वहां पर में भी बाधा का प्राप्ति होगा। अचानक से बीच में कुछ धन लाभ होगा, जहां पे ज्यादा होना था वहां पर में मात्र कुछ की प्राप्ति होगी। ये आपके छाती, हृदय, फेफड़े का भी भाव होता है। जिस व्यक्ति को छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो उस व्यक्ति को इस समय में चंद्रमा परेशान कर सकता है, इसीलिए उनको सावधान रहने की आवश्यकता है। देवी और सज्जनों, हो सकता है गैस वगैरह कुछ छाती पे चढ़ जाए, जिसके कारण से कुछ जलन अथवा हल्की फल्की परेशानी भी देखने को मिले। इसकी 7वीं दृष्टि दशम भाव पर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दशम भाव पर में दृष्टि के कारण मेष राशि वालों को कुछ पिता के साथ टेंशन, तनाव हो सकता है। इसीलिए पिता के साथ बहस करने का प्रयास ना करें, पिता के साथ नज़र मिलाने का इस समय में प्रयास ना करें। पिता से अपनी रास्ता थोड़ी सी मोड़ के चलें। 7, 8 और 9 तारीख को थोड़ी सी दूरी बना करके चलें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। नहीं तो पिता पुत्र के बीच में, पिता संतान के बीच में कुछ टेंशन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये जो 10वां भाव है आपके मालिक का भी होता है, आपके सरकार का भी होता है। हो सकता है सरकार से, मालिक से किसी लाभ को लेने के लिए आप बातचीत करो, बहस करो और इस समय में वो दूसरा रूप ले ले, इसलिए सावधानी के साथ करना है। ये आपके खुद के बिजनेस, व्यवसाय, काम, धंधा, कारोबार का भी घर है। तो मेष राशि वालों, आपको इस समय में एक एक पग काम धंधा के मामले में फूक फूक के उठाना चाहिए, क्योंकि आपको ये परेशान कर सकता है। ये जो 10वां भाव है देवी और सज्जनों, आपके पद, प्रभुता, मान, सम्मान का भी होता है। तो चंद्रदेव की दृष्टि के कारण इस समय में
आपके मान सम्मान में कुछ कमी का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा उस मामले में विचार नहीं करना है, कंप्रोमाइज करके चलना है। हो सकती है कुछ पावर में कमी आ जाए, हो सकता है अधिकार के लिए भी कुछ टेंशन तनाव हो, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं घबराना है, धैर्य को बना के रखना है, किसी से बहस नहीं करनी है। अगर थोड़ा सा भी माहौल दिखे कि निगेटिव बन रहा है, आपको वहाँ से धीरे से सरक जाना है। शेर जब 2 कदम पीछे लेता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो डर कर भाग रहा है, इसका मतलब ये है कि वो और ज़्यादा मजबूती से वार करने वाला है। इसीलिए इस समय में 2 कदम आप पीछे ले ले, जहां पर में भी देखें कि मामला आपके विपरीत जा रहा है। देवी और सज्जनों, मेष राशि वालों के लिए उपाय की अगर बात की जाए तो उपाय ये है कि इन 3 दिनों में जिस दिन भी आपको मौका मिले, महादेव को जाकर के जल अथवा दूध से मिला हुआ जल अथवा दूध जरूर चढ़ाएं। थोड़ा सा ही क्यों ना हो, लेकिन चढ़ाएं जरूर, आपके लिए अच्छा है। मैं इसके बाद वृषभ की चर्चा करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रदेव यहाँ पर में आ जाएंगे। आपके कुंडली के 3रे भाव में चंद्रदेव आ जाएंगे। 3रे भाव में चंद्रदेव के आने के कारण आपको कैसा फल मिलेगा, महर्षि क्या कहते हैं, उसको समझने का प्रयास करें। कहते हैं कि चंद्र अगर वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के 3रे भाव में आ जाए, कुंडली के 3रे भाव में आ जाए तो कहते हैं 3रा भाव में चंद्र का आना काफी फायदेमंद होता है। कहते हैं कि चंद्रमा के 3रे भाव में आने से वृषभ राशि वालों को इस समय में कुछ धन का लाभ मिल सकता है। वृषभ राशि वालों को कुछ धन का लाभ मिल सकता है। और क्या कहते हैं, और कहते हैं कि वस्त्र, बढ़िया कपड़ा, मनपसंद कपड़ा पहनने को मिल सकता है अथवा वो व्यक्ति कपड़ा खरीद सकता है। आपको मैं बता दूं कि स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, तबीयत भी आपकी ठीक रहेगी। और कहते हैं कि शत्रुओं पर विजय करने वाला शत्रु जयी बन जाता है वो व्यक्ति। और कहते हैं कि मन बड़ा प्रसन्न रहता है। 7, 8 और 9 तारीख को वृषभ राशि वालों का मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। और कहते हैं कि प्रेमिकाओं के साथ वक्त बिताने का मौका मिलता है। सहवास का सुख भी आपको प्रेमी अथवा प्रेमिकाओं के साथ प्राप्त हो सकता है। और कहते हैं कि बंधुजनों से भी कुछ लाभ मिलता है। और क्या कहते हैं, और कहते हैं कि व्यक्तियों से संपर्क बढ़ता है और भाग्य में भी वृद्धि होती है। इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझने की आप कोशिश करें मेरे लैंग्वेज में, तो मैं आपको समझाऊं कि ये जो 3रा भाव है देवी और सज्जनों, ये 3रा भाव आपके छोटे भाई बहन का होता है, जिसके कारण से अगर आपके पास में आपका कोई छोटा भाई बहन है तो वहां से कुछ लाभ मिल सकता है। अगर नहीं है तो उसके समान अगर कोई व्यक्ति है, उसके समान अगर कोई व्यक्ति है तो वहां से आपको लाभ मिल सकता है। अगर आप कहीं पर में काम करते हैं और आपका जूनियर है कोई जो आपसे छोटे वर्ग का अधिकारी है, वो भी आपकी कहना मानेंगे और आपको उनके माध्यम से किसी भी प्रकार से आपको लाभ मिलने की संभावना भी दिखाई देती है। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ये जो 3रा भाव है सिर्फ आपके छोटे भाई बहन का नहीं, आपके जूनियर्स का नहीं, ये 3रा भाव आपके खुद के पराक्रम का भी होता है। इस समय में वृषभ राशि वाले लोग बड़े पराक्रमी बने रहेंगे। 7, 8 और 9 मई बड़े पराक्रमी बने रहेंगे। पराक्रम उनकी कदम चूमेगी। पराक्रम उनका समाज के लोगों को, साथ रहने वाले लोगों को भी पग पग पे दिखाई देगा। बड़े पराक्रमी बने रहेंगे। ये जो 3रा भाव है आपके पराक्रम का ही नहीं, आपके धैर्य का भी होता है, जिसके कारण से इस समय में आप बड़े धैर्यवान कहलाएंगे। धैर्य आपका साथ नहीं छोड़ेगी।
पेशेंस लेवल आपके साथ रहेगा। और कहा गया है कि जिस व्यक्ति का धैर्य मजबूत होता है, जो व्यक्ति धीरज धारण करता है, जिसमें सब्र होती है, उसको मीठे फल की प्राप्ति होती है। तो आपको इस धैर्य के कारण बड़ा सुंदर सुखद फल की प्राप्ति होगी। देवी और सज्जनों, ये जो तीसरा भाव है, ये सिर्फ आपके धैर्य का ही नहीं, आपके माता के मृत्यु का भी भाव होता है। अगर माता पर में कोई प्रबल मार्केश नहीं हो तो यहाँ पर में चंद्रमा के बैठने के कारण माता की मृत्यु भी टल जाएगी। वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा माँ को मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट वाली जो बात थी वो भी खत्म हो जाएगी। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि ये जो तीसरा भाव है, आपके उस गुप्त शत्रु का भी होता है, जो मुख में राम बगल में छुरी, सामने में तो भैया जी जो हो सो आप ही हो, बहन जी जो हो सो आप ही हो। और जैसे ही सतर्कता हटी दुर्घटना घटी वाली बात। यानी कि सामने में तो सब कुछ आप ही हो, लेकिन जैसे ही नजर पलटा, नजर से ओझल हुए, कौन है ये बंदा, ये हमारा दुश्मन है, इसको किसी प्रकार से नीचे गिराना है। ऐसे लोगों से, अच्छा, आपके वो गुप्त शत्रु कौन हो सकते हैं? ये वो गुप्त शत्रु का भाव है, जो गुप्त शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने के लिए लगा हुआ है, जो गुप्त शत्रु आपको चाह रहा है, प्रयास कर रहा है कि किसी प्रकार से आपको डैमेज किया जाए। कौन है वो गुप्त शत्रु? देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं, गुप्त शत्रु को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूं। वैसा व्यक्ति, आपका वो दोस्त, आपका वो साथी जो आपके साथ भी रहता है और जो आपके दुश्मन है उनके साथ भी बैठता है, उसके साथ कभी भी मन की बात शेयर ना करें। अगर आप उसको मन की बात बता दोगे तो कभी भी भरोसा नहीं है उस पर, कब आपके दुश्मनों से वो हाथ मिला ले और आपके ऊपर में अटैक करवा दे, कब आपका बनता हुआ काम बिगाड़ दे, कब आपके रास्ते में ईंटें पत्थर डाल दे। अपनी कमजोरी भूल से भी उस व्यक्ति को मत बताना। मैं तो कहता हूं किसी को मत बताना, लेकिन कम से कम उस व्यक्ति को भूल से मत बताना जो आपके दुश्मनों के साथ रहता है। वो दोस्त बहुत खतरनाक होते हैं जो आपके साथ भी बैठता है और आपके दुश्मनों के साथ भी बैठता है। ऐसे दोस्त को चाणक्य ने सांप का दर्जा दिया है। कहते हैं कि ऐसे दोस्तों के साथ कभी भी कुछ शेयर नहीं करना चाहिए। उनसे बातचीत करते हुए बड़ा संभल करके, सोच करके एक एक शब्द का चयन करना चाहिए, नहीं तो वो आपको कब पलटी मार देगा आप पहचान नहीं पाओगे। ये जो तीसरा भाव है देवी और सज्जनों, गुप्त शत्रु के साथ साथ आपके गले का, नाक का, श्वसन अंग का भी होता है। इस सब से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है तो उसमें भी आपको इस समय में राहत देखने को मिलेगी। देवी और सज्जनों, ये तीसरा भाव आपके इन भुजाओं का भी होता है, हाथों का भी होता है। अगर इस समय में आपके मन में दुनिया जीतने का विचार आ जाए तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। इस समय में अगर आपके मन में कुछ भी कर गुजरने की बात आ जाए तो ये कोई आश्चर्य की बात जो है सो कदापि नहीं होगी, क्योंकि ऐसा अभी हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा आपके भुजा पर में बैठे हुए हैं, आपके हाथों पर में चंद्रदेव जो हैं सो बैठे हुए हैं, इसीलिए ऐसा होगा। चंद्र की 7वीं दृष्टि यहाँ से नवम भाव पर में, जिसके कारण से इस समय में भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। भाग्य भरोसे भी आप काम कर सकते हैं। भाग्य का सहारा लेना चाहते हैं तो इस समय में आप ले सकते हो। ये 9वां भाव देवी और सज्जनों, भाग्य के साथ साथ आपके धर्म और कर्म का भी होता है, तो धर्म और कर्म का भी सहारा मिलेगा। ये 9वां भाव आपके धर्म और कर्म के साथ साथ आपके ससुराल का भी होता है, तो उसका भी सहारा मिलेगा आपको। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य गुरु इन सब का भी भाव ये 9वां होता है, वहाँ से भी आपको लाभ मिलेगा। और देवी और सज्जनों, ये भाव आपके सपनों का भी हो सकता है, जिसके कारण से हो सकता है कि आपकी कोई छोटी मोटी सपने भी इस समय में 7, 8 और 9 मई को पूरा हो जाए।
वृषभ के बाद वृषभ राशि वालों को किसी भी प्रकार के उपाय को करने की आवश्यकता नहीं है। अब मिथुन की बात करेंगे। मिथुन राशि वालों के चंद्रदेव यहाँ आ जाएंगे कुंडली के दूसरे भाव में। मिथुन राशि वालों के लिए महर्षि क्या कहते हैं पहले उसको सुन लें, उसके बाद फिर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं। वृषभ राशि वालों के लिए मिथुन राशि वालों के लिए अब चर्चा करेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए महर्षि कहते हैं कि अगर चंद्रमा कुंडली के दूसरे भाव में आ जाए जितने समय के लिए, तो उतने समय मिथुन राशि वालों को मानसिक अशांति का सामना करना पड़ता है। मेंटली तौर पर में वो लोग डिस्टर्ब रहते हैं। कह रहे हैं कि कुटुंब से नहीं बनती, परिवार के लोगों से भी संबंध अच्छा नहीं रह पाता है। और कह रहे हैं कि आँखों से संबंधित और भी इसके अलावा भी कुछ पीड़ा हो सकती है। अच्छा भोजन और सुख की प्राप्ति में बाधा का सामना करना पड़ता है। और कह रहे हैं कि कार्यों में असफलता मिलती है। पाप कर्मों में प्रवृत्त वो व्यक्ति हो जाता है और विद्या प्राप्ति के मार्ग से भी भटक जाता है। उसकी रुचि उतने समय में पढ़ाई लिखाई में कम हो जाती है। महर्षि का यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं हुआ। अब जैसे कि देख लो, ये जो दूसरा भाव है, आपको पता होगा कि धन धान्य संपत्ति का होता है, बैंक बैलेंस का ये भाव होता है। अगर आप पैसा जमा करने की सोच रहे हो, अगर आपका बैंक बैलेंस करने की सोच रहे हो, तो इस समय में आपको पैसा जमा करने में, बैंक बैलेंस करने में थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर में आपके पॉकेट से जमा पूंजी भी निकाली जा सकती है, आपके पॉकेट से पैसा भी निकाला जा सकता है और उसको खर्च करवाया जा सकता है। ये जो दूसरा भाव है देवी और सज्जनों, आपके कुटुंब का होता है, यानी कि परिवार वालों का होता है, परिवार वालों का, जिसके कारण से परिवार के लोगों के साथ भी इस समय में कुछ मतभेद, कुछ मनमुटाव की स्थिति, कुछ कहासुनी, कुछ बहस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए सावधान। ये जो दूसरा भाव है देवी और सज्जनों, आपके वाणी का भी होता है। ऐसा कुछ बोल दोगे, ऐसी कुछ बातें कह दोगे जिसके कारण लोगों को तकलीफ हो जाएगी। ये जो दूसरा भाव होता है आपके पड़ोसी का भी होता है। पड़ोसी के साथ भी एकदम बातचीत करने में नरम लहजे का प्रयोग करोगे। कम से कम बातचीत करने का अगर 7, 8 और 9 को प्रयास करोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ये दूसरा भाव आपके भोजन का, मुख का भी होता है। उसमें थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 7, 8, 9 को हो सकता है लेट हो जाए, हो सकता है मनपसंद भोजन ना मिले, हो सकता है कुछ दूसरी परेशानी आ जाए, कुछ भी हो सकता है। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर, जिसके कारण से अष्टम भाव पर में दृष्टि पड़ने के कारण आपको अचानक से धन हानि हो सकता है। अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ सकता है। हो सकता है सावधानी से नहीं चलोगे तो दुर्घटना भी हो सकती है, इसीलिए सावधान। मिथुन के बाद अब कर्क राशि की चर्चा करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा तो यहीं पे प्रथम भाव में ही आ जाएंगे। प्रथम भाव में चंद्रमा के आने के कारण महर्षि का क्या मत है उसको सुनिए। महर्षि कह रहे हैं कि चंद्रमा अगर कर्क राशि वालों के लिए गोचर कुंडली के प्रथम भाव में आ जाए तो व्यक्ति को सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। नहीं, वो व्यक्ति रोग मुक्त रहता है, उत्तम भोजन प्राप्त करता है, वस्त्र की प्राप्ति होती है, शैया सुख प्राप्त होता है, स्त्री के साथ संभोग का अवसर मिलता है, उपहार और धन की भी प्राप्ति होती है। ऐसा महर्षि कह रहे हैं। इसको आसान भाषा में अगर मैं समझा दूं तो कर्क राशि वालों के लिए ये पहला भाव उनके मस्तक का होता है। इस समय में उनका मस्तिष्क बड़ा ब्रिलियंटली तेजी से काम करेगा। किसी भी चीज़ के बारे में अगर विचार करना है तो अभी कर्क राशि से बेहतर दूसरा
कोई नहीं सोच सकता, वो इन 3 दिनों में सबसे अच्छा सोचेंगे। इस समय में विनम्रता बनी रहेगी, ये भाव विनम्रता का होता है। ये जो भाव है देवी और सज्जनों, विनम्रता के साथ साथ इनके गर्व करने लायक काम का भी होता है, तो गर्व करने लायक काम भी करेंगे। ये जो भाव है आपके लिए कर्क राशि वाले बल का भी होता है, तो शरीर में बल का एहसास होगा। ये आपके ज्ञान का होता है, तो ज्ञान में भी वृद्धि होगी। इसकी 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर में, जिसके कारण से आपको, अगर आपकी जीवन साथी है तो जीवन साथी का सुख मिलेगा। अगर जीवन साथी नहीं है, विवाह की बातचीत चल रही है, तो वो विवाह की बातचीत आगे बढ़ सकती है। काम और वासना की पूर्ति हो सकती है। ये 7वां भाव आपके दैनिक रोजगार व्यवसाय का भी होता है, तो आपके दैनिक रोजगार व्यवसाय में भी बढ़िया ग्राफ वृद्धि की ओर देखने को मिलेगी। ये जो 7वां भाव है आपके प्राइवेट पार्ट, लिंग, योनि, गुदा, अंडकोश इत्यादि का भी होता है। इन सब से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें राहत देखने को मिलेगी। दुश्मन जो है सो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, नहीं। और ये भाव पार्टनरशिप का भी होता है। अगर किसी के साथ किसी चीज़ में पार्टनरशिप कर रखे हो तो वहाँ पर में भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। देवी और सज्जनों, कर्क के बाद अब हम लोग सिंह राशि की चर्चा करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए चंद्रदेव यहाँ पे आ जाएंगे। 12वें भाव में सिंह राशि वालों के लिए चंद्रदेव के बैठने के कारण महर्षि क्या कहते हैं उसको सुनिए। महर्षि कह रहे हैं कि अगर सिंह राशि वालों के लिए चंद्रमा गोचर कुंडली के 12वें भाव में आ जाए तो शारीरिक कष्ट होता है, आंख से संबंधित परेशानी होती है, धन और मान सम्मान की भी हानि होती है, पुत्रादि का सहयोग कम प्राप्त होता है, मानसिक चिंताएं भी रहती हैं और खर्च भी अधिक होता है। इसको आसान भाषा में अगर आप समझोगे तो सिंह राशि वालों के लिए ये समय 7, 8 और 9 तारीख का बहुत अच्छा नहीं है। किन किन मामलों में उनको संभल करके चलना है इसको समझिए। जैसे कि ये इस भाव में यहाँ पर में चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो सिंह राशि वालों को चाहिए कि यहाँ पर में खर्च पर में कंट्रोल करें, शैया सुख प्राप्ति करने पर में ज़्यादा जोर ना दें, धन हानि जहाँ पर में हो सकता है वहाँ पर में संभल करके कदम रखने की कोशिश करें, अस्पताल के खर्चे जहाँ पर में ज़्यादा से ज़्यादा लग सकते हैं वहाँ पर में सावधानी बरतने का प्रयास करें। विदेश अगर जाना चाह रहा है, विदेश से कहीं से कोई कनेक्शन है तो वहाँ से कुछ लाभ मिल सकते हैं। आँख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी परेशान कर सकती है, पाँव में दर्द हो सकता है, चोट लग सकते हैं, सावधानी से चलें। 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर में पेट से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है, दुश्मन परेशान कर सकता है, चिंता में वक्त बीत सकते हैं, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है। अगर किसी से कर्ज वगैरह ले रखा है तो वो थोड़ा सा परेशान कर सकता है, लड़ाई झगड़ा के चक्कर में ना पड़े, केस मुकदमा हो सकता है। ये जो भाव है देवी और सज्जनों, आपके अपयश कलंक का भी होता है, वो भी आप पर में लगाया जा सकता है, शोक और दुख की भी प्राप्ति आपको हो सकती है। इसीलिए सावधानी के साथ चलने की आपको आवश्यकता है। देवी और सज्जनों, अब आगे बढ़ते हैं। आपको उपाय अगर करना चाहो तो इन 3 दिनों में एक दिन अथवा तीनों दिन थोड़ा थोड़ा चीनी लेकर के चींटी को डाल दो खाने के लिए, ठंडे में आपको लाभ मिलेगा। सिंह के बाद अब कन्या की चर्चा करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए चंद्रदेव जो हैं सो यहाँ पर में आ जाएंगे कुंडली के 11 भाव। यहाँ पर में आने के कारण क्या कहते हैं महर्षि सुनिए। चंद्रदेव के 11वें भाव में आने के कारण कन्या राशि वालों के लिए कह रहे हैं कि उस व्यक्ति के आय में वृद्धि हो जाती है, व्यापार में पर्याप्त लाभ मिलता है, पुत्रादि का सुख भी प्राप्त होता है, उत्तम भोजन की प्राप्ति होती है, दोस्तों के साथ हंसी मजाक हास्य परिहास का अवसर प्राप्त होता है, सुख में समय व्यतीत होता है, प्रफुल्लित मन, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होती है, स्त्री पक्ष से भी लाभ मिलता है और भी आय में वृद्धि होती है। यानी कि हर मामले में महर्षि का कहना है कि कन्या राशि वालों के लिए जो है सो चंद्रदेव बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। अब आप सोच रहे हो कि कन्या राशि वालों के चंद्रदेव यहीं क्यों आएंगे, क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि के देख लो, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क यहाँ पे आ गए, इसीलिए यहाँ पर ऐसा हुआ। इसको आसान भाषा में समझेंगे तो ये 11वां भाव जो है देवी और सज्जनों आय का होता है, तो कन्या राशि वालों को आय में वृद्धि होगी, लाभ का होता है तो लाभ की प्राप्ति होगी।
11वां भाव उपलब्धि की प्राप्ति का होता है तो उपलब्धि की प्राप्ति होगी, अचीवमेंट मिलेगा। मनोकामनाओं की पूर्ति का होता है तो मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। 11 बड़े भाई बहन सीनियर्स का भी होता है तो यहाँ पर में कन्या राशि वालों को बैठने के कारण सीनियर्स का भी सपोर्ट मिलेगा, बड़े भाई बहन से भी लाभ मिलेगा अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा। जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं उनको पुत्र वधू दामाद का भी सुख प्राप्त होगा। 7वीं दृष्टि पर गई पंचम भाव पर, संतान अगर हैं तो संतान का सुख भी प्राप्त होगा। विद्या और बुद्धि का भी सही इस्तेमाल करेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए पढ़ाई लिखाई बढ़िया होगा, लव अफेयर आपका बढ़िया चलेगा और यश में वृद्धि होगी। चाहने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। धर्म का भी पालन करेंगे, मंगल कार्य करने का भी मौका आपको प्राप्त होगा। पेट से संबंधित परेशानी में भी राहत का सांस लेंगे आप। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि कन्या के बाद तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा यहाँ पे आ जाएंगे 10वें भाव में। 10वें भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण आपको महर्षि कह रहे हैं कि तुला राशि वालों के लिए ये समय बड़ा उत्तम रहने वाला है। कहते हैं कि 10वें भाव में गोचर बस अगर चंद्रमा तुला राशि वालों के लिए आ जाए तो आपके अभीष्ट कार्यों की सिद्धि होती है, सभी कार्य सरलता पूर्वक पूर्ण होते हैं। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। सरकार की ओर से, मालिक की ओर से आपको लाभ भी मिलता है। कहते हैं कि धन और सम्मान की भी प्राप्ति होती है। नौकरी में भी पदोन्नति होती है। उच्चाधिकारी भी आपसे प्रसन्न रहते हैं और उत्तम गृह का सुख भी प्राप्त होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रदेव यहाँ पे आ गए। यानी कि तुला राशि वालों के लिए 7, 8 और 9 तारीख का समय बड़ा उत्तम रहने वाला है। इसको आसान भाषा में समझते हैं। ये 10वां भाव आपके पिता का होता है तो पिता अथवा पिता तुल्य लोगों के साथ आपका संबंध बढ़िया रह सकता है, वहाँ से आपको लाभ मिल सकती है। ये आपके मालिक का, सरकार का भी घर होता है तो वहाँ से भी आपको फायदा कुछ प्राप्त हो सकता है। ये आपके खुद के कारोबार, काम धंधा का होता है तो आपका खुद का कारोबार में कुछ लाभ मिल सकता है, काम धंधा आपका बढ़िया चल सकता है। ये आपके पद, प्रभुता, अधिकार का होता है तो पद की भी प्राप्ति होगी, प्रभुता की भी प्राप्ति होगी और अधिकार भी आपको प्राप्त होगा। प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी, मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। आपके मान सम्मान में भी 4 चांद लगेगा। ऐसे ऐसे लोग भी आपके लिए खड़े होकर उठ जाएंगे जिनके लिए आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी 4th भाव पर में। 4था भाव सुख का होता है। आपके सुख में वृद्धि होगी, आपके सुख में वृद्धि होगी। आपको माता से लाभ मिलेगा। आपको भवन यानी कि मकान का सुख प्राप्त, जमीन का सुख प्राप्त होगा, अचल संपत्ति का सुख प्राप्त होगा। अनएक्सपेक्टेड कुछ धन लाभ भी मिल सकता है। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी प्रकार की अगर परेशानी है तो उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगी। यानी कि तुला राशि वालों के लिए यहाँ पर में हर मामले में समय 7, 8 और 9 तारीख का बढ़िया है। तुला के बाद अब वृश्चिक की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रदेव आ जाएंगे आपके कुंडली के 9वें भाव। यहाँ पर में चंद्रदेव के बैठने के कारण क्या कहते हैं महर्षि, उसको सुन। महर्षि कह रहे हैं कि गोचर बस अगर वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रमा 9वें भाव में आ जाए तो उसको सरकार की ओर से, मालिक की ओर से कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसाय में कुछ हानि उठानी पड़ सकती है। बच्चों के साथ कुछ मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। स्वास्थ्य भी थोड़ा सा नरम हो सकता है। उदर यानी कि पेट अथवा छाती की कोई शिकायत भी उसको परेशान कर सकती है। इस समय में भाग्य भी उस व्यक्ति का साथ नहीं देता है, दुश्मन परेशान करते हैं और मालिक के तरफ से भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसको आसान भाषा में समझते हैं। ये जो 9वां भाव है देवी और सज्जनों, आपके भाग्य का होता है। इसीलिए इस समय में 7, 8 और 9 तारीख को भाग्य का बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको प्राप्त नहीं होगा। ये 9वां भाव धर्म और तीर्थ का भी होता है। धर्म और तीर्थ यात्रा से संबंधित भी कोई बहुत बड़ा काम आप नहीं कर पाएंगे अथवा करेंगे तो उसमें बाधाएं, परेशानी आएंगी। ये जो 9वां भाव है देवी और सज्जनों, ये आपके यश का होता है। यश में भी कुछ कमी का आपको सामना करना पड़ेगा।
ये जो 9वां भाव है वो आपके साला और साली का भी होता है, यानी कि ससुराल का। ससुराल से इस समय में अगर किसी प्रकार का लाभ लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का भी भाव यही है, वहां से भी आशीर्वाद आपको कम मिलेगा। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पर में, छोटे भाई बहन अथवा जूनियर्स के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, वहां से भी लाभ आपको थोड़ा सा कम मिलेगा। तीसरा भाव खुद के पराक्रम का भी होता है, पराक्रम में भी थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। धैर्य आपका जो है सो कमजोर पड़ सकता है। गुप्त शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित कुछ परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए सावधान। वृश्चिक राशि वालों को नमो चंद्रमसे नमः मंत्र का एक माला कम से कम 3 दिनों में जाप करना आवश्यक है। वृश्चिक के बाद अब धनु की चर्चा करेंगे। धनु राशि वालों के लिए तो चंद्रदेव अष्टम भाव में आ जाएंगे, जो और खराब हुआ। धनु राशि वालों के लिए क्या कहते हैं महर्षि, उसको पहले सुन लें। महर्षि कहते हैं कि गोचरवश अगर धनु राशि वालों के लिए चंद्रमा अष्टम भाव में आ जाए तो उस व्यक्ति को अपच की शिकायत हो जाती है। श्वास से संबंधित परेशानी, खांसी, छाती से संबंधित कुछ परेशानी भी हो सकती है। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, मानसिक क्लेश की भी प्राप्ति उस व्यक्ति को हो सकती है। नियत समय पर अच्छा भोजन प्राप्त होना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अचानक से बड़ी कष्ट भी उसको घेर सकती है और धन की भी हानि का योग बनता है। महर्षि कह रहे हैं, इसको आसान भाषा में मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो 8वां भाव है, अचानक से धन लाभ का और धन हानि का भी होता है। तो यहाँ पर मैं चंद्रमा के जाने के कारण आपको इन 3 दिनों में रैंडम लॉस का योग बनेगा। अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ने लगेगा। अचानक से जो है सो छोटी मोटी दुर्घटना भी कुछ हो सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, इसलिए सावधान। जिस व्यक्ति को बवासीर, पाइल्स अथवा गुदा मार्ग से संबंधित, पैखाने के रास्ते से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो उसको बड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी दूसरे भाव पर में। दूसरा भाव धन धान्य संपत्ति का होता है, तो धन धान्य संपत्ति जमा करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जमा पूंजी खर्च होगी। परिवार के लोगों के साथ टेंशन तनाव हो सकता है। वाणी में दोष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव हो सकता है, इसीलिए सोच समझ करके काम करें। आपको भी उपाय करने की आवश्यकता है। ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का एक माला दैनिक रूप से जाप करना आपके लिए परम आवश्यक है। धनु के बाद मकर की बात करेंगे। मकर राशि वालों के लिए चंद्रदेव यहाँ पर में कुंडली के 7वें भाव में आ जाएंगे। कुंडली के 7वें भाव में आने के कारण मकर राशि वालों के लिए महर्षि का क्या कहना है वो सुनिए। महर्षि कहते हैं कि गोचर बस अगर मकर राशि वालों के लिए कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा आ जाए तो उसको अचानक से धन लाभ की प्राप्ति होती है। पर्याप्त काम सुख मिलता है। सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति होती है। छोटी छोटी यात्राएं भी लाभदायक साबित होती हैं। वाणिज्य और बिजनेस में, व्यवसाय में लाभ मिलता है। उत्तम भोजन, क्षीर यानी कि खीर आदि, दूध इत्यादि पेय पदार्थ का सुख मिलता है। शयन सुख मिलते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहता है। वाहन और ख्याति की प्राप्ति होती है। इन सभी मामलों में आपको ये बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। और कहते हैं कि सब कुछ आपको बढ़िया। इसको मैं आसान भाषा में आपको अगर समझा दूं तो मैं ये कहूँगा कि ये 7वां भाव आपके जीवन साथी का होता है। जिनको भी जीवन साथी है, जीवन साथी का पर्याप्त सुख मिलेगा। काम वासना की पूर्ति होगी। वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय अच्छे चलेंगे। प्रत्यक्ष शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी कम हो जाएगी। और इसकी 7वीं दृष्टि प्रथम भाव पर में शरीर का रंग रूप भी बढ़िया रहेगा। ज्ञान में वृद्धि होगी। बल की प्राप्ति होगी। मानसिक तौर पे मजबूत रहोगे। विवेक का सहारा मिलेगा। शील स्वभाव चरित्र अच्छे रहेंगे और गर्व करने लायक काम करोगे। विनम्रता बनी रहेगी। हर मामले में चंद्रमा आपको यहाँ पर में बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। मगर के बाद अब कुंभ की चर्चा करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रदेव आ जाएंगे यहाँ पर में कुंडली के 6ठे भाव में। कुंडली के 6ठे भाव में चंद्रदेव के आने के कारण आपको क्या प्राप्त होगा कुंभ राशि वाले। कहते हैं महर्षि कि अगर चंद्र कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के 6ठे भाव में आ जाए
तो उसको अचानक से धन लाभ मिलता है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, यश में वृद्धि होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, महिलाओं के साथ संपर्क बढ़ता है, पुरुष का महिलाओं के साथ संपर्क बढ़ता है, महिलाओं का पुरुष के साथ संपर्क बढ़ता है, अपने घर में भी सुख की प्राप्ति होती है, शत्रुओं की पराजय होती है, रोग का नाश होता है, लेकिन खर्चा अधिक होती है। नहीं, इसको आसान भाषा में आपको मैं समझाता हूँ। आसान भाषा में इसका ये है फल कि आपको इस समय में दुश्मन परेशान नहीं कर पाएंगे। अगर परेशान करने की कोशिश करेंगे तो खुद ब खुद परेशान हो जाएंगे, दुश्मन का नाश होगा, चिंताएं खत्म होंगी, हेल्थ वाइज इशू समाप्त होंगे, कर्ज वगैरह अगर है तो वो सब इस समय में परेशान नहीं करेगा ज़्यादा, केस मुकदमा का योग अगर कोई बन भी रहा था तो वो टल जाएगा, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, अपयश कलंक कुछ लगा हुआ है तो वो धुल जाएगा, शोक और दुख का नाश होगा। इसकी 7वीं दृष्टि द्वादश भाव पर में, जिसके कारण से खर्चा तो अधिक होगा, लेकिन अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट नहीं हो पाएगा ज़्यादा। धन हानि जो होने वाला है वहाँ पर में ब्रेक लगेगी, पाँव में जो दर्द हो रहे थे वहाँ पे राहत देखने को मिलेगी, आँख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो वहाँ भी आपको बढ़िया राहत मिलेगा। यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए भी ये समय उत्तम। कुंभ के बाद मीन की चर्चा करते हैं। मीन राशि वालों के लिए चंद्रदेव यहाँ आ जाएंगे कुंडली के 5म भाव में, जिसका रिजल्ट आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। कहते हैं कि 5म भाव में अगर मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा आ जाए तो यात्रा में कष्ट, दुर्घटना की प्राप्ति होती है, कार्य सफल नहीं होता, मन अशांत रहता है, धन की हानि होती है, पेट से संबंधित परेशानी होती है, सेक्स की इच्छा बढ़ जाती है और उचित सलाह वो व्यक्ति ना किसी को दे पाता है ना किसी से लेता है। इसको आसान भाषा में अगर मैं आपको समझा दूं तो इस 5वें भाव में बैठने का इस समय में भोजन पे आपको कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है। भाव पेट का भी होता है। संतान से ज़्यादा बहस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अपनी विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करने का प्रयास करना चाहिए। यश में वृद्धि कम होगी, इसलिए कंट्रोल करना चाहिए। चाहने वालों की संख्या में भी कुछ कमी होगी। पेट से संबंधित परेशानी के साथ साथ धर्म कर्म मंगल कार्य भी आपका बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। और इसकी 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर में, इस समय में इनकम में भी कुछ परेशानी होगी, लाभ लेने में थोड़ी परेशानी होगी, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति, सीनियर्स के सपोर्ट, इन सब में थोड़ा सा रुकावट और परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। आपके लिए उपाय है ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का 1-1 माला 3 दिन जाप करें, आपके लिए शांति रहेगी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अपने अपने राशि के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि आपका समय कैसा रहने वाला है। उपाय भी साथ में हमने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आ गया, आसान भाषा में हमने आपको अगर समझा दिया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।